नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि कोविड भी बढ़ता जा रहा है। और कोविड तो आज आया है ना, कोविड हो या ना हो, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिए। मैं तो भुगत चुका हूं, क्योंकि एक बार मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, तो उस दौरान 13-14 महीने लगातार मैं बेड पे चला गया था, लेकिन पढ़ाई मेरी जारी थी उस दौरान भी। तो इसीलिए उसके बाद से जब भी मैं पढ़ाता हूं तो मैं सभी को यह बोलता हूं कि सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे 103 डिग्री फीवर जब लगता था, 4 में भी रहता था। एक बार जब मैं नवंबर 2017 के, मेरे ख्याल से 17, जब नेट का एग्ज़ाम देने के लिए गया था, तो उस समय 103 डिग्री फीवर के आसपास था। तो एक चीज़ मैंने महसूस किया था कि जब स्वास्थ्य खराब होता है तो बल्कि हमारे माता पिता ही क्यों ना हो, या हमारे दोस्त हों, रिश्तेदार हों, या हमारे डॉक्टर हों, वो सभी आपको बाहरी मदद कर सकते हैं, लेकिन उस सिचुएशन से जूझने की जो क्षमता चाहिए, जो ताकत चाहिए, वो आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि 103 डिग्री फीवर में क्या महसूस कर रहे हैं यह हम ही महसूस कर सकते हैं। पिताजी महसूस नहीं कर सकते, नहीं मम्मी महसूस कर सकती है, और रिश्तेदार तो बिल्कुल नहीं कर सकते। पैर दबा सकते हैं, लेकिन महसूस तो आपको ही करना होगा। इसीलिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और हम लोग बात कर रहे थे दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था पे। तो आज का लेक्चर हम लोग का चौथा लेक्चर है। तो इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर किए थे, जिसमें हम लोग खिलाफत अंपायर के बारे में बात किए थे, और उसके बाद हम लोग बात किए थे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और फिर हम लोग बात किए थे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के ही दूसरे पार्ट पे। आज हम लोग का चौथा लेक्चर है, जिसमें हम लोग बात करेंगे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, परगना एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सिख एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और कुछ मिक्स चीज़ें हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बारी बारी से बात करेंगे। तो आप कलम और कॉपी उठा लें हमेशा की तरह, और हमारे साथ लिखते चलेंगे। लिखने से क्या होगा कि चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। नहीं, ये लाइन गलत है, मतलब एक लंबे समय के लिए याद हो जाएंगे, हमेशा के लिए नहीं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हमेशा के लिए याद करने के लिए आपको उसके साथ जीना पड़ेगा, आपको उसको महसूस करना पड़ेगा, राइट। जैसे सांस लेना आप कभी भूलते हैं क्या, कि आया सांस में हमको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेना है, ऑक्सीजन लेना है, ऐसा ये सारा चीज़ आप भूलते हैं कभी? कभी नहीं भूलते हैं। तो सांस लेना भी नहीं भूलते, सांस छोड़ना भी नहीं भूलते हैं आप। तो उसी तरीके से आपको इतिहास के साथ यदि वैसा करना है, देन यू विल हैव टू फील द हिस्ट्री। केवल पढ़ने से काम तो नहीं चलेगा। तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं चौथे लेक्चर को। तो कलम और कॉपी उठा लें और लिखते चलेंगे, तो एक बढ़िया सा नोट्स तैयार हो जाएगा, ताकि एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम में JRF हो या ना हो, लेकिन कॉपी को देखेंगे तो थोड़ा सा सुकून मिलेगा, और थोड़ा सा मम्मी को भी सुकून मिलेगा कि बेटी या बेटा मेरा पढ़ते रहता है दिन भर ऊपर में बैठकर वाईफाई चलाकर, ठीक है। तो कुछ तो फर्जी काम भी करना है ना। तो लिखते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, मैं ये बार बार बोलता हूँ, ऐड जो आएगा ना बीच वगैरह में, तो थोड़ा सा मतलब कोशिश कीजिएगा कि स्किप नहीं करें, बाकी तो आप समझदार हैं ही। तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में अगला पॉइंट लिखिए, अगला नहीं पहला पॉइंट लिखिए। दिल्ली सल्तनत में सल्तनत को, सल्तनत का मतलब जमीन का भूभाग, और सुल्तान का शाब्दिक अर्थ क्या था? सत्ताधारी, जो सल्तनत को संभालता था। और खलीफा जानते ही थे, सांसारिक एवं दुनियावी प्रधान हुआ करता था। कौन? खलीफा, लेकिन राजनीतिक तौर पे सुल्तान था। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, दिल्ली सल्तनत में सल्तनत को, यानी जमीन के हिस्से को अनेक प्रांतों में बांटा गया था। तो सवाल मन में उठ सकता है कि सर प्रांत में आखिर बांटा ही क्यों जाता था? क्या ऐसे काम नहीं हो सकता था क्या? तो ऐसे बिल्कुल हो सकता था, और इंडियन हिस्ट्री में ऐसा हुआ भी है। जब हम लोग मॉडर्न डायनेस्टी की बात करते हैं, तो उस समय सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, केवल चल रहा था ना, क्योंकि केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी। सिर्फ एक राजा है, वहीं से तमाम सारी चीज़ें डील हो रही हैं। यहाँ पर भी राजा एक ही होगा, लेकिन छोटा छोटा प्रांत का जो हेड है उसको बना दिया जाएगा। यह व्यवस्था बिल्कुल वैसे ही है
जैसे अभी भारतीय गणराज्य को देखें तो छोटा छोटा स्टेट है जहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं और इन सभी को मिलाकर के पूरे भारत में एक प्राइम मिनिस्टर हैं। तो यह व्यवस्था इसीलिए किया जाता है, प्रोविंस के लेवल पे इसीलिए बांटा जाता है ताकि प्रशासनिक व्यवस्था को और बेहतरीन तरीके से संचालित किया जा सके और राज्य में किसी भी तरीके का अव्यवस्था उत्पन्न ना हो सके, अराजकता उत्पन्न ना हो सके। जो व्यवस्था बनाई है हमने उस व्यवस्था को बेहतरीन तरीके से हम लोग आम लोगों तक पहुंचा सकें, ऐसा उद्देश्य है इस व्यवस्था का। लेकिन क्या वाकई में यह व्यवस्था आम लोगों तक पहुंचती है, वह एक डिबेट का विषय है। तो जब आप जेआरएफ कर लेंगे तो पीएचडी स्कॉलर बन जाएंगे और फिर आप हमें मेल करेंगे तो हम लोग डिबेट कर लेंगे उस पर। लेकिन अभी तो हम लोग जेआरएफ की तैयारी करेंगे, तो अभी वहाँ हम लोग नहीं जाएंगे। तो समझ में आ गया कि प्रोविंस में क्यों बांटा गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब प्रोविंस में बांटा गया तो प्रोविंस को इस समय अन्य नामों से भी जाना जाता था। जैसे प्रांत एक खुद नाम है, जैसे अभी हम लोग राज्य के नाम से जानते हैं। तो लिखिएगा, इस दौरान यानी दिल्ली सल्तनत के दौरान प्रांत को इक्ता या विलायत भी कहा जाता था। ठीक है, क्या क्या कह सकते हैं, प्रांत भी कहा जा रहा है, इक्ता भी कहा जा रहा है और विलायत भी। बोलते ना कि बड़का विलायत चल गया है, विदेश को गांव में बोलते हैं मगही में, बड़का विलायत चल गया पढ़ने, देसी मुर्गी बिलायती बोल टाइप से ऐसे कहावत है। ठीक, तो प्रोविंस और इक्ता, क्या इक्ता वही जमीन का एक भूभाग जो इल्तुतमिश के दौरान, इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल के दौरान इस व्यवस्था को लाया था जिसे हम लोग इक्तादारी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना। तो लिखिएगा, प्रांतों के गवर्नर को या प्रांतों के हेड को इक्तादार, बली या मुक्ति कहा जाता था। क्या क्या, इक्तादार मतलब इक्ता का जो हेड होगा इक्तादार होगा, बली भी कहा जाता था और उसके अलावा मुक्ति, मुक्ति नहीं भुक्ति होना चाहिए, लेकिन प्रांत को ही भुक्ति कहते थे। तो मुक्ति, अच्छा इसमें मेरा डाउट है, हो सकता है मैं गलत सुना होऊंगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है भुक्ति होना चाहिए। देन आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा गाइज एंड यूट्यूब के भाषा में, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, पहले ही एडवांस में थैंक यू बोल दे रहे हैं जो सही सही बताएंगे उनको। ठीक है, इक्तादार, बली और मुक्ति। ठीक, और प्रांत भुक्ति में विभाजित हुआ करता था, ऐसा मुझे याद आ रहा है जब हम लोग गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ रहे थे तब। लेकिन फिलहाल इसको यहीं पे रोकते हैं। आगे लिखिएगा, अगला पॉइंट, इक्तादार कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा सैन्य संगठन तीनों का प्रधान हुआ करता था। ठीक, अब बताओ कि क्या पूरे स्टेट का वो न्यायपालिका का प्रधान होगा? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो जो इक्ता उसे मिला है, ठीक, जो इक्ता उसे मिला है उस इक्ता के अंतर्गत आने वाले न्यायिक फैसले इक्तादार के द्वारा लिए जाएंगे। जब मामला फंसेगा तब सुल्तान के पास चला जाएगा, लेकिन जब तक मामला नहीं फंसेगा तो ये खुद डील कर लेगा प्रांत में। कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए दिक्कत। मेरे से भी पढ़कर दिक्कत तो फिर पढ़ना ही छोड़ दीजिए। आगे लिखिएगा, कार्य में, वर्क मतलब इसका काम क्या था, क्योंकि जो पढ़ेंगे क्लियर पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, बात ही खत्म। पहला नंबर पे लिखिएगा, इक्तादार का काम या प्रांतपति का काम। ठीक, प्रांतपति का काम प्रांत में शांति व्यवस्था बनाए रखना था। दूसरा, भू राजस्व की वसूली में, यानी जो लैंड रिवेन्यू है उसके वसूली में प्रांतीय दीवान को सहयोग करना। दीवान कौन है? दीवान एक प्रांत के स्तर पर एक अधिकारी है जो रिवेन्यू कलेक्ट करने का काम करता है। तो कभी कभी प्रांतपति भी या इक्तादार भी उसकी मदद कर सकता है। कोई दिक्कत है? नहीं। अगला पॉइंट लिखिएगा, प्रांतीय स्तर पे, प्रोविंशियल लेवल पर सैन्य नियंत्रण के लिए, मिलिट्री कंट्रोल के लिए या मिलिट्री मैनेजमेंट के लिए प्रांतीय आरिज हुआ करते थे।
तो आरिज का मतलब क्या याद आ रहा है? आरिजे ममालिक। तो प्रांत स्तर पे सैन्य व्यवस्था को मैनेज करने के लिए आरिज नामक अधिकारी हुआ करते थे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो नहीं है दिक्कत, तो फिर इसको खत्म हो गया परगना स्तर का प्रशासनिक व्यवस्था। अब इसमें कुछ खास नहीं है, दो दो पॉइंट है, छोटा छोटा पॉइंट है, ठीक। हाँ, आप कोई किताब पढ़ोगे ना, नया नया किताब पढ़ो, मतलब जो फेमस राइटर का किताब तो पढ़ना ही है। आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है मेडिएवल इंडिया में, तो आप उसमें और डेप्थ में जा कर के पढ़ सकते हैं। और कुछ स्पेशल सजेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे जो कुसुम नेट क्लासेस का जो चैनल है, लिंक है, उससे जुड़ करके आप मुझे प्राइवेटली मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पे मैं रिस्पॉन्ड करूँगा, ठीक है। यदि कोई सवाल हो तो वैसे नहीं, फालतू नहीं कि सर कैसे हैं, ये है वो है। आगे लिखिएगा सिख एडमिनिस्ट्रेशन। अगला जो है सिख एडमिनिस्ट्रेशन। सिख भी क्या है? प्रांत जो है, प्रोविंस, वो कई प्रकार के सिख में विभाजित थे, ठीक। तो सिख क्या है? छोटा यूनिट है, किससे? प्रोविंस से। तो लिखिएगा सिख शब्द का शाब्दिक अर्थ है एक भाग। सिख शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है एक भाग। सिख आधुनिक जिले के समान हुआ करता था। जैसे अभी आपका जिला है, मान लीजिए आपका जिला लखीसराय है, तो कई लखीसराय बार बार आ रहा मुँह पे, तो मेरा घर लखीसराय से है नहीं, लेकिन एक मेरा दोस्त है वहाँ का, ठीक है। तो लिखिएगा सिख आधुनिक जिले के समान होता था। जैसे कोई भी जिला हो सकता है, गया हो सकता है, औरंगाबाद हो सकता है, लखीसराय हो सकता है, जहानाबाद हो सकता है, सुपौल, मधेपुरा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पहली बार लिखिएगा, पहली बार बलबन ने, बलबन के बारे में तो शायद आप लोग जानते ही होंगे, ठीक। अब दिल्ली सल्तनत पढ़े और बलबन को नहीं जाने तो फिर आपने पढ़ा ही नहीं। फिर लिखिएगा पहली बार बलबन ने 1279 ईस्वी में 1279 में इसका निर्माण किया। किसका? सिख का। मतलब कि पहले प्रांत चल रहा था जिसको एकता वगैरह कर रहे हैं, तो उसको कहा कि नहीं, अब इतना से भी काम ना चल रहा है, अब छोटा छोटा हम इसको और बांटेंगे, ठीक है। वैसे आसान हो जाता है कि छोटा छोटा बांट दिए, यहाँ पे भी एगो मुखिया जी को अपॉइंट कर दिया, यहाँ पे सरपंच को कर दिया, इसे जिला परिषद को कर दिया, इसे बढ़ाते चले गए, और ऊपर वाला आदमी है सबको एक एक कॉल कर लिया, तो सीधा नीचे तक का जानकारी मिल गया। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। रिसर्च में फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, ठीक है, कौन सा सोर्स कहते हैं? पर प्राइमरी सोर्स या सेकेंडरी सोर्स, आप कमेंट सेक्शन में बताना इसे। आगे लिखिएगा, इसका प्रधान अधिकारी जो होता था सिख एडमिनिस्ट्रेशन का, उसे सिकदार कहते थे, सिकदार। अगला पॉइंट लिखिएगा, लोदियों के काल में सिख के स्थान पे सरकार शब्द का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। सरकार यानी सिख को ही क्या कहने लगे ये लोग? सरकार। कौन कहने लगा? लोदी। जैसे ही सरकार सरकार करने लगे तो उधर से बाबर आ गया, बोला कि चलो तो फिर सरकार सरकार कर ही रहे थे, तब निकल लो तुम, अब हम आ जाते हैं, ठीक। आगे लिखिएगा, परगना प्रशासन। ऐसे एकदम छोटा छोटा है ना, कितना मज़ेदार है, लगता हो कि काश ऐसे ही केंद्रीय वाला भी होता तो इतना लफड़ा नहीं होता। अरे मज़ा फिर कहाँ ज़िंदगी में, लफड़ा ही नहीं हो तो, लफड़ा नहीं है तो लफड़ा करो, सीधा सीधा भी जिंदगी चलता है। परगना के स्तर पे प्रशासन लिखिएगा, परगना प्रशासन का प्रमुख अधिकारी को आमिल किया करते थे, आमिल कहा करते थे। और लिखिएगा, कुछ गांवों को मिलाकर एक परगना बनता था। परगना का मतलब जैसे आज के दौर में पंचायत, जिसका हेड मुखिया जी होते हैं, तो परगना बिल्कुल उस दौरान का वही था, आज का जैसे पंचायत है। यहाँ तक क्लियर है? तो कुछ गांव को मिलाकर पंचायत ही तो बनता है, और क्या बनता है। काम में लिखिएगा, परगना में शांति व्यवस्था बनाए रखना इनका काम था। किनका? आमिल का। आमिल कौन है? परगना प्रशासन का हेड। लिखिएगा, परगना स्तर पे लेखा जोखा करने के लिए, यानी इकोनॉमिक्स का काम करने के लिए, क्योंकि कोई भी व्यवस्था में इकोनॉमिक्स का जरूरत पड़ेगा, तो इकोनॉमिक्स का रोल कौन करेगा,
उसके बाद फिर मिलिट्री को जो कौन संभालेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को कौन संभालेगा, ये तो 5-6 चीज़ जो होते हैं वो तो मेन है, उसके बगैर तो आप चला ही नहीं सकते ना। तो परगना स्तर पर इकोनॉमिक्स को चलाने के लिए, यानी कि जो वहाँ की राजस्व व्यवस्था है या लेखा जोखा करने की जो व्यवस्था है, उसके लिए कारकुन नामक अधिकारी हुआ करते थे। कारकुन व्यक्ति का नाम नहीं, कारकुन पोस्ट का नाम है, जैसे खजांची हुआ करते थे। ठीक है, आगे लिखिएगा ग्रामीण प्रशासन, विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। अब मेरे डायरी में इतना ही लिखा हुआ है, तो मैं सोच रहा हूं कि इसमें कुछ और भी पॉइंट होने चाहिए थे। तो यदि मुझे लगा कि इसमें कुछ पॉइंट हमसे छूट गया है जो कि बहुत मेजर पॉइंट था, तो फिर से करेंगे एक लेक्चर, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आगे लिखिएगा विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में लिखिएगा दिल्ली सल्तनत में या दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक इकाइयों में जो सबसे छोटी इकाई थी उसे ग्राम कहते थे। ठीक, और यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था चल रही थी उसे ग्रामीण प्रशासन के नाम से जाना जाता है या जाना जाता था, या उसे ग्रामीण प्रशासन की संज्ञा दी जाती है, जो भी लिख लीजिए। आगे लिखिएगा ग्रामीण प्रशासन में मुख्य अधिकारी के तौर पे पटवारी होते थे। पटवारी है ना, उत्तर प्रदेश में बहुत मतलब इज्जत मिलता है पटवारी लोगों को। तो लिखिएगा उसमें मुख्य अधिकारी पटवारी, खूत, मुकद्दम, चौधरी, ये चारों अधिकारी के पोस्ट के नाम हैं। तो लिखिएगा ये लोग मुख्य अधिकारी के तौर पे काम किया करते थे। कार्य में लिखिएगा क्या काम करते थे भाई, तो लिखिएगा कर वसूल कर, यानी टैक्स को वसूल करके दीवान ए बजारत के पास भेजना। दीवान ए बजारत याद है, वो वहाँ वाला मतलब सबसे ऊपर वाला मोदी जी वाला जो इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट है, नीचे वाला है। ठीक, तो नीचे वाला क्या करेगा, पैसा कलेक्ट करेगा और सबसे ऊपर वाले इकोनॉमिक्स वाले डिपार्टमेंट को, जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसको भेजेगा। ठीक है, तो ऐसे ही गाँव से पैसा ऐसे चूस चूस करके ऊपर तक जाता है। ठीक, हाँ ठीक है, तो कर वसूल करके किसको भेजना है, दीवाने वजारत को। लिखिएगा यह काम करने के लिए इन्हें परिश्रम के तौर पे वसूली का एक भाग रखने का अधिकार था। जैसे गांव के आदमी से या खूत, मुकद्दम, चौधरी जो हैं पैसा 4 रुपया कलेक्ट कर लिए, तो 4 रुपया का एक भाग कितना, 1 रुपया, तो 1 रुपया यह रख लेंगे। ठीक है, तो ये भी माला माल, और 3 रुपया ऊपर चला गया तो ये भी माला माल। ठीक, बदले व्यवस्था क्या मिलेगा, वही फटेहाल व्यवस्था जो है। आगे देखते हैं, 1 रुपया रख लेते थे, मतलब 1 रुपया का मतलब 1 भाग। इसे किस्मत एक खुत्ती कहा जाता था। कोई डायलॉग याद आ रहा है क्या, किस्मत एक खुत्ती कह रहे हैं तो नहीं याद आ रहा है तो नहीं कीजिए। किस्मत एक खुत्ती कहा जाता था। ठीक है, खुत्ती ही कह रहे हैं। आगे लिखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के काल में खूत, मुकद्दम तथा चौधरी इत्यादि गांव संबंधित अधिकारियों की स्थिति निम्न स्तर पे पहुंच गई थी, क्योंकि ये लोग कहा कि यार तुम लोग जो पैसा कलेक्ट करते हो, नीचे तो खा जाता हो 1 रुपया, और हम तो जान रहे हैं कि 1 रुपया खाते हो, लेकिन पता नहीं तुम कितना मतलब वसूल करते होगे। मान लो 10 रुपया वसूल किया और कह दिया कि हम 5 रुपया वसूल किए हैं, तो तुम तो 5 रुपया यहाँ से ऐसे खा ही गए, मतलब क्या बोल सकते हैं, निछक्का। और उसके बाद जो 5 रुपया बचा ओकरा में से एक हिस्सा और खाया, तो ये हिस्सा तो तुम हमसे ज़्यादा पैसा तो तुम ही खा गया, तो कैसे भरोसा करे, तो भरोसे करना बंद कर दिया। तो जब इस पे भरोसा करना बंद कर दिया तो इसका स्थिति खराब हो गया। किसके काल में, अलाउद्दीन खिलजी के काल में। ठीक है, बाकी तक तो पहले व्यवस्था ठीक ही चल रही थी। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन में 4-5 लेयर थे हमने वह पढ़ लिया है। अगले लेक्चर में हम लोग मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ लैंड की भी बात करेंगे। यानी अभी लंबा चलेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए
और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।